वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगला हमारा प्रश्न है, हमसे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इमरजेंसी से कौन सा आर्टिकल है, हमसे ये यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहे हैं, है ना। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे डिटेल में। इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी। अगर हम इसको सबसे पहले देखेंगे भाग, संविधान के भाग 18 में, ठीक है, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360, ठीक, 368 नहीं 360 तक वर्णन है, 360 तक वर्णन है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 3 प्रकार के आपातकाल। तीन प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के आपातकाल हैं ये भी मालूम होना चाहिए। मन में रिवाइज कीजिए कौन कौन से हैं भाई। अगर हम पहले यहां पर बात करें, पहला जो हमारा टाइप है वो कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल। पीछे जो प्रश्न में है वो राष्ट्रीय आपातकाल ही तो वहां पर पूछा था, राष्ट्रीय आपातकाल है। दूसरा जो प्रकार है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। और जो हमारा तीसरा टाइप होगा कौन सा, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी। हालांकि अभी तक कभी लागू नहीं हुई है ये वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल का हमारे संविधान में वर्णन है। इसके बाद अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आंतरिक आपातकाल। फिर अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का होता है तो आप क्या कहेंगे, 2 प्रकार का होता है आंतरिक आपातकाल और दूसरा होता है आपका बाह्य आपातकाल। बाह्य आपातकाल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, उनको मैं आज यहाँ पे दूर करूंगा, ठीक है। जो आपका ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका आंतरिक आपातकाल, एक होता है बाह्य आपातकाल। जो आपका आंतरिक आपातकाल होता है, जो आंतरिक आपातकाल है वो किस आधार पे लगता है, आंतरिक आपातकाल तो आप कहेंगे ये लगता है भाई सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह। यानी कि यदि राष्ट्रीय जो जनता है हथियारों के साथ में विद्रोह कर दे तो कैसा आपातकाल का लगेगा, आपका आंतरिक आपातकाल लगेगा। फिर दूसरा आता है आपका कौन सा भाई, दूसरा आपका आता है बाह्य आपातकाल। ये किस आधार पर लागू होगा, तो युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। मान लो युद्ध की स्थिति है या फिर किसी देश के द्वारा हमारे देश में आक्रमण कर दिया गया है तो कौन सा लगेगा, हमारा लगेगा तो राष्ट्रीय आपातकाल, क्योंकि दोनों में भी अंतर है। अभी और आर्टिकल हैं जो दोनों को डिफाइन करते हैं। एक आर्टिकल आपने सुना होगा 358 और 359। आप कहेंगे इस तरह डिफाइन करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है सर, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, हमने इतना पढ़ लिया कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, बात खत्म हो गई। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 में जो आपका देखेंगे राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन, हाँ इसका जो एक अन्य नाम है
इसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। इसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र का विफल होना। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, ये सारी यहां पे चीजें हैं। आगे यहां पर देखेंगे वित्तीय आपातकाल हो गया, इसको हम राष्ट्रपति के शासन नाम जानते हैं। जो ये राष्ट्रपति शासन लगता है किसके आधार पर लगता है? तो राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर। ऐसे नहीं लग जाएगा। इसकी अनुशंसा कौन करता है? अनुशंसा कौन करता है भाई? अनुशंसा कौन करता है? तो आप कहेंगे कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल अनुशंसा करता है कि राज्य में जो संवैधानिक स्थिति है वो कैसी है भाई, विफलता के आधार पर है। तो यहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लगना चाहिए। और देखो, अच्छा, जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसकी घोषणा कौन करता है? घोषणा की अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम इसकी घोषणा की बात करें, अगर यहां पर हम इसकी घोषणा की बात करें, घोषणा कौन करेगा? तो आप कहेंगे ये करता है कौन? राष्ट्रपति। अनाउंस कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस आधार पर करेगा? राष्ट्रपति किस आधार पर करेगा? तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। अब एक चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर बहुत ही कंसंट्रेट होना है। मैं फिर बता रहा हूं, नहीं तो आप इधर भागते ही फिरेंगे। भागना नहीं है, एक जगह पढ़िए, सही से पढ़िए, है ना। मंत्रिमंडल की लिखित सहायता पर पूरे संविधान में अगर कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल हुआ, पूरे संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल नहीं है। मंत्रिमंडल की जगह पर क्या है? तो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत यही तो होता है ना। क्या रूप होता है भाई? मंत्रिमंडल अंदर होता है आपका, है ना। कैबिनेट यहां पर आ जाएगी और ये पूरी क्या आ जाएगी? आपकी मिनिस्ट्री आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल। इसी के अंतर्गत क्या आता है? आपका कैबिनेट, है ना। तो ये चीज है, यानी कि मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण जो है भाग होता है। तो राष्ट्रपति जो सिफारिश करे, जो घोषणा करता है राष्ट्रीय आपातकाल की, यह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेगा, ना कि केवल किसके, ना कि केवल जो है प्रधानमंत्री के कहने पर करेगा। जब तक मंत्रिमंडल नहीं कहेगा तब तक नहीं करेगा। ठीक है, ये शब्द जो है कब जोड़ा गया संविधान में? जो ये शब्द है मंत्रिमंडल, ये कब जोड़ा गया है? आपको मालूम होना चाहिए ना। ये जो शब्द है ये कब आता है? तो आप कहेंगे ये शब्द आता है कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। किसमें? 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका अमेंडमेंट होता है, कब होता है ये? तो आप कहेंगे 1978 में, इसके तहत जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है, जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से संविधान का हनन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन को, उसको बदलने के लिए फिर क्या लाया जाता है? 44वां संविधान संशोधन। जनता पार्टी की सरकार होती है और प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई, है ना। तो वहां पर क्या कर दिया जाता है? मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा जाता है, इसी के तहत किया जाता है। दूसरी चीज, जो ये आंतरिक आपातकाल था, जो कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है। किसके आधार पर? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है। इसको यहां पे क्या किया गया? इसको किया गया, पहले क्या शब्द था ये? सशस्त्र विद्रोह। ये भी जो शब्द लगाया गया, ये भी शब्द आया है इसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके पहले कौन सा शब्द था? तो आप कहेंगे इसके पहले जो शब्द था वो था आंतरिक गड़बड़ी। कि आंतरिक गड़बड़ी और युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता था जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। आंतरिक गड़बड़ी, इस शब्द को रिप्लेस किया गया किसके आधार पर? इस शब्द को रिप्लेस कर दिया गया है, इस शब्द को रिप्लेस किया गया है किससे? सशस्त्र विद्रोह से, है ना। सशस्त्र विद्रोह से। आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर के 44वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। और मंत्रिमंडल शब्द भी इस्तेमाल किया गया पूरे संविधान में, केवल और केवल कहां पर? आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 कहता है ऐसा करने के लिए।
ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये किस में है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में है। इसके बाद जो राज्यों का संवैधानिक है ये किस में है? तो आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा किस में? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। वित्तीय आपातकाल की बात करें, वित्तीय आपातकाल की बात करें तो किसमें? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 अभी तक एक बार भी अप्लाई नहीं हुआ है। जो आर्टिकल 360 है एक बार भी नहीं लगा। जब से संविधान लागू हुआ है 1950 से लेकर आज तक कभी भी लागू नहीं है, कभी लागू नहीं हुआ। एक बार भी लागू नहीं हुआ, एक बार भी लागू नहीं हुआ। तो समझ में आया। अब आते हैं, अभी पेट का एग्जाम हुआ था, पेट 2025 का 6 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट है, पहली शिफ्ट का एग्जाम था। उसमें क्वेश्चन आया था डैश 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 आंतरिक और बाह्य आपातकाल के समय निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है लागू होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन थे अनुच्छेद 358, 359, एक कोई और था, और फिर उसमें क्योंकि आपको पता है 5 ऑप्शन होते हैं, इनमें था उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, जितने भी धुरंधर हैं वनडे एग्जाम के जो कहते हैं कि नहीं हम ही हैं अहम ब्रह्मास्मि, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं बड़े बड़े सब उसमें लिपट गए थे। कुछ ने करा दिया कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 3 उनको लगा 352 होगा, क्योंकि उनका वही स्तर भी है। फिर कुछ लोगों का गलती होना स्वाभाविक, क्योंकि वो आंसर की दे रहे थे। आप लाइव क्लास में हैं, वो आपसे गलती निकल जाए वो बात अलग होती है, लेकिन जब आप आंसर की दे रहे होते हैं तो बेशक 1 घंटा बाद दीजिए, लेकिन जल्दबाजी करके ना दीजिए। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उसमें 359, कुछ लोगों ने 358, अपने जैसे जो को जिनको समझ में आया उस तरीके से वहां पे उन्होंने करा दिया, है ना। तो उसमें कहानी ये थी, उसका उत्तर होना चाहिए 359, क्योंकि जो 359 होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों आपातकाल के समय ही लागू होता है, दोनों आपातकाल के समय ही लागू होता है ना। तो उसमें कौन सा होना चाहिए था? 359। क्या था 359 में? जो अनुच्छेद 359 था इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन क्या है? जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल, चाहे वो आंतरिक आपातकाल हो, चाहे वो आंतरिक आपातकाल हो, चाहे वो बाह्य आपातकाल हो, जैसे ही आपातकाल, दूसरी चीज 359 स्वतः लागू नहीं होता है। अगर पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 358 और 359 में क्या अंतर है, तो 359 है वो स्वतः लागू नहीं होता है, उसे लागू करना पड़ता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जो अनुच्छेद 358 है वो क्या होता है? वो स्वतः ही लागू हो जाता है, वह स्वतः ही लागू होता है, जबकि 359 स्वतः लागू नहीं होता, लागू करना पड़ता है। ठीक है, वो ये है केवल और केवल राष्ट्रीय आपातकाल के समय, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, दोनों में ही अनुच्छेद 359 ही लागू होता है। और इसके तहत जो है राष्ट्रपति घोषणा करता है कि लोगों के सारे मौलिक अधिकार क्या हो गए? निलंबित हो गए, केवल और केवल किसको छोड़ करके? केवल 2 मौलिक अधिकारों को छोड़ करके। वो 2 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? वो 2 मौलिक अधिकार हैं आपके अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है ना, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे फंडामेंटल जो आपके राइट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? निलंबित होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, आच्छादित हो जाते हैं। आपातकाल के समय तक आच्छादित रहेंगे, जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा पुनः क्या जाते हैं आपके? निलंबित का मतलब सस्पेंशन का अर्थ ये नहीं होता खत्म करना। सस्पेंशन का कहीं भी अर्थ ये नहीं होता कि खत्म कर दिए गए। सस्पेंशन मतलब आपका यूं कहें कि कुछ समय के लिए वो प्रवर्तित नहीं रहेंगे, तो राष्ट्रपति को घोषणा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, जब उसको लगेगा कि आप न्यायालय नहीं जा सकते मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर के, तो वो घोषणा करेगा। लेकिन तब भी आपके 20 और 21 हमेशा जीवित रहेंगे। 20 और जो 21 आपके इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक, कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, चाहे जितने भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए, चाहे जितनी बुरी स्थिति आ जाए, कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो ये पूरा चैप्टर था आपके आपातकाल से संबंधित। जो भी फैक्ट यहाँ बचे मुझे याद आएंगे, समय के साथ हम आगे के प्रश्नों में उनको हम कराते रहेंगे। ठीक है, मैंने कहा ये आपकी एक पीवाईक्यू सीरीज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके यूपी जो एसआई का सिलेबस है पूरी पॉलिटी का निचोड़ भी हम यहाँ पर देंगे। अगर दूसरी चीज, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है कि एक क्वेश्चन में इतना समय लग रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो 50 क्वेश्चन हल किएंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है इस तरीके का झेलने का, तो आप यूपीएसआई के अभ्यर्थी तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस है इतना पढ़ने का और लिखने का, नोट्स बनाने का, तभी आप अपने आपको यूपीएसआई कहने का सीरियस कैंडिडेट में जो अपने आपको काउंट कर सकते हैं। ठीक, डू और डाई वाली स्थिति में कि नहीं इस बार होना है टाइम पास के लिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं।
आगे बढ़ेंगे यहां से। कह रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग की यहां बात कर रहे हैं, ठीक। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विसन आपका कैसा इंस्टीट्यूट है? तो आपको पता है कैसी बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक। क्यों? क्योंकि डेडिकेटेड आर्टिकल है। अगर हम संविधान में बात करें, अगर हम यहाँ पर संविधान की बात करें, तो आप देखेंगे भाग 14, जो संविधान का भाग 14 है, उसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक जो है किसको डेडिकेटेड है? तो राज्य की सेवाएं, राज्य और संघ की सेवाओं को समर्पित है, उसी में इसकी गणना की गई है। जबकि आप देखेंगे जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाएंगे, तो एक कानून, एक अधिनियम पारित करके बनाया जाएगा, वो एक संवैधानिक संस्थान नहीं होगा, एक वैधानिक संस्थान माना जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम यहां पर बात करें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि अगर यूपीएससी है, यूपीएससी है, तो इसके सदस्यों की जो नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनके सदस्यों का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेगा? तो आप पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये हाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है, हम क्लियर कर देते हैं। प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, किसी भी राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन, किसके द्वारा किया जाएगा? वो किसके द्वारा? तो गवर्नर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे कि जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, अब यहीं पे कंफ्यूजन होगा, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, इसके अगर जो सदस्य होंगे उनको अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रेसिडेंट भी हो, प्रेसिडेंट करेगा, गवर्नर नहीं करता है। होता ये राज्यों के लिए ही। आपको लगेगा कि भाई कंफ्यूजन कहां पे होता है कि अगर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी तो स्टेट के लिए ही है, तो फिर उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। लेकिन ये बताओ यहाँ पे संवैधानिक संकट, देखो यही सारी चीजें आपका जो हमारा संविधान बनने में लगा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का, वो यही सारी छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखा गया, किसी भी तरीके से संवैधानिक संकट उत्पन्न ना होने पाए। अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये बताओ जो उसका चेयरपर्सन होगा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसकी नियुक्ति कौन से राज्य का करेगा? मतलब 2 राज्य हैं, ए वाला राज्य करेगा कि बी वाला करेगा? भाई दोनों लड़ेंगे कि भाई दोनों को अधिकार है ना। तो उस विफलता से बचने के लिए, उस संकट से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि ये अधिकार किसको दे दिया? राष्ट्रपति को, है ना। कि भाई अगर 2 राज्यों का होगा तब आप करेंगे, तो हमेशा दिमाग में बिठा दो, राज्य का होगा तो उस राज्य का से संबंधित गवर्नर करेगा, लेकिन अगर यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अगर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो भी राष्ट्रपति करेगा ना। किसी तरीके से कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं, तो गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि आपका जो विकल्प डी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? उच्चतम न्यायालय है, या फिर संसद है, या फिर प्रधानमंत्री है, या फिर संविधान है? देखो यहाँ पर भारत के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या है? संविधान, है ना। हम भारत के लोग हैं। प्रभुसत्ता तो वैसे कहां पर निहित है? भारत की जनता में निहित है, लेकिन सर्वोच्च की स्थिति में क्या है? संविधान है। ना तो आपका उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, ना ही आपकी एग्जीक्यूटिव सर्वोच्च है, और ना ही आपका लेजिस्लेटिव यानी कि जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आप देखेंगे पार्लियामेंट सर्वोच्च, और इतनी ताकत है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है तो इतनी ताकत है कि वहां के क्या कहते हैं, विद्वता हुए हैं, विद्वान विदु हैं, डी लामे ने कहा है कि ब्रिटेन की संसद इतनी पावरफुल है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ करने में सक्षम है, सब कुछ। यानी कि वो स्त्री को पुरुष नहीं बना सकते, उनका स्टेटमेंट है। मतलब उसी तरीके के अगर एक कोटेशन पूछ लिया जाए कहीं मेंस से लिखने के लिए तो वो आ सकता है कि ब्रिटेन में सर्वोच्च स्थिति भी क्या है? आपकी पार्लियामेंट, और इतनी पावरफुल है कि वहां के क्या कहते हैं, विद्वता हुए हैं डी लामे, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ करने में सक्षम है। हमारे यहाँ इतनी की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने कोई संविधान कानून बनाया, अगर जुडिशरी को लगता है कि नहीं ये संविधान सम्मत नहीं है तो उसको क्या कर देती है? असंवैधानिक घोषित कर देती है। जैसे कि अभी आपको बताएं, संविधान में एक संशोधन हुआ था, 99वां संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये होता है कब? तो 2015 में, है ना।
2015 में होता कौन सा 99वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या होता है, एक संस्था बनाई जाती है एनजेएसी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एनजेएसी बनाई जाती है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और ये बताया गया कि इसी के आधार पर अब जजों की जो है नियुक्ति होगी। अभी तक क्या है, कॉलेजियम सिस्टम है ना, और इसमें क्या है, न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो ये प्रावधान इसमें किया गया था एनजेएसी में कि इसमें जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, यानी कि आपकी जो कार्यपालिका है, इसके भी सदस्य होंगे, इसके भी सदस्य होंगे इसमें, ठीक है। फिर देखो, ये इसलिए नहीं कि न्यायपालिका में संबंधित है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसमें क्या, किस आधार पर, भाई सरकार इतनी कमजोर थोड़े नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर देगी दोबारा नहीं कर सकते हैं। भाई उनको, सुप्रीम कोर्ट को पता है कि लोकप्रिय जनता, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार कैसी होती है, भाई जनता की प्रिय होती है। लेकिन आपका जो आर्टिकल 50 है डीपीएसपी में, डीपीएसपी चले जाओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पे एक आर्टिकल आपका कौन सा, आर्टिकल 50, वो क्या कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह क्या, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखे। ये राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखे। अब इसमें क्या था, सीधा सीधा न्यायपालिका में हस्तक्षेप हो रहा था किसका, कार्यपालिका, क्योंकि जो सदस्य होंगे एग्जीक्यूटिव से थे, भाई कार्यपालिका से थे। तो इसी अनुच्छेद का तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो है सरकार के 99वें संविधान संशोधन को क्या, असंवैधानिक घोषित कर देती है ना, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देती है भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देती है। किसके द्वारा, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये चीज है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे संविधान सर्वोच्च स्थिति पे है, ना कि कार्यपालिका, ना ही पार्लियामेंट। अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वहां पर क्या है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है, न्यायपालिका कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकती है न्यायपालिका। जो सुप्रीम पार्लियामेंट बना देगी वही जो है आर्य सत्य माना जाएगा, ठीक है। अगर आप चले जाओगे अमेरिका, अमेरिका में क्या है, जुडिशरी, जुडिशरी क्या है, वो सुप्रीम स्थिति में है, जुडिशरी क्या है, सुप्रीम है। हमारे यहाँ पे ये सब रास्ता नहीं चुना गया, ना तो हमारे यहाँ जुडिशरी सुप्रीम है, ठीक है, ना ही आपकी पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमारे यहाँ पर क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है। कहां पर, इंडिया में, इंडिया में क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है ना, इन इंडिया, समझ रहे हो। इसलिए हमारा टाइम लगा संविधान बनाने में कि अगर न्यायपालिका भी काम करेगी तो संविधान के अनुसार काम करेगी, अगर कार्यपालिका भी काम करेगी तो संविधान के अनुसार काम करेगी, अगर हमारी विधायिका भी, लेजिस्लेचर भी काम करेगी तो वो भी संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। हमारे यहाँ पर क्या है, तो संविधान जो है वो सर्वोच्च स्थिति पर है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलो यहां से आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं 2011 के, अभी हमने व्याख्या में, एक्सप्लेनेशन में कहीं बार बोला था, अगर याद होगा तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है ना। कह रहे हैं 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन से निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, या फिर पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। तो जो ये आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि अभी सहकारिता मंत्रालय भी बन रहा है और इसके जो मंत्री हैं कौन है, अमित शाह जी हैं, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर भी हैं। तो ये किससे संबंधित है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से, ठीक है। इसी संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि जो आपका ये हुआ था, इसी के द्वारा संविधान में एक भाग जोड़ा गया था। संविधान का भाग कौन सा भाई, 9B। जो 9A है वो किसमें जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। शहरी निकायों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे जो ये 9B है ये किसमें जोड़ा जाता है, तो इसके द्वारा ना 97वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। इसके बाद इसी के तहत आप देखेंगे, इसी के तहत क्या होता है कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट C, ये भी जोड़ा जाता है। और आप देखेंगे कि जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है वहां पर ये वाला आर्टिकल भी जोड़ाता है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। तो आप कमेंट में ये बताइए, आप कमेंट बताइए कि जो डीपीएसपी है, हम आगे तो बताएंगे, लेकिन अभी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ये बताएं कि जो ये वाला आर्टिकल है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, डीपीएसपी के किस आर्टिकल में है, डीपीएसपी के किस आर्टिकल में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर,
हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती है उसके लिए जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स लाया गया है ना। कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स है ये अवेलेबल कहाँ पे अगर बताएं तो हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये जो है अवेलेबल है हमारा जो कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो 2,499 रुपये है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये कूपन कोड यूज करते हैं कौन सा, ज्ञान सर डिस्काउंट, तो यही 2,499 रुपये का जो कोर्स है आपको मात्र 499 रुपये का जो है पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स होगा ये बायलिंगुअल होगा। हमने फिर कहा था किसी भी एग्जाम की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि वास्तव में आपने किस संस्थान से तैयारी की और कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, ठीक है। जो हमारा कंटेंट होता है आपको पता है एससीएस का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होता है, लेकिन नपा तुला वैसे भर भर के नहीं कुछ भी आपको दिया जा रहा नहीं। जो सिलेबस है, जो विज्ञापन में जो उनका सिलेबस है, जितने पॉइंट का है, पूरा एग्जैक्ट सिलेबस का जो कंटेंट है वही हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स कौन से हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल है, कंप्लीट पीपीटी नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो 2017 का यूपीएसआई का पेपर हुआ है, जो 2021 में मल्टी शिफ्ट में यूपीएसआई का पेपर हुआ है, सबका रिव्यू लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वो तैयार किया गया, उसी आधार पर टीचर्स ने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ये कंटेंट जो है बिल्कुल डिलीवर किया गया है। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम अथवा जो है 2026 तक, उसके पहले आपको पता है कि एग्जाम लगभग जनवरी या फिर दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं। और मात्र 499 रुपए का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इसमें डिस्काउंट कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, उम्मीद रहती कम ही रहेगा, है ना। तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसकी जानकारी कर सकते हैं। ये कोर्स है कहाँ पर, तो ज्ञान सर एजुकेशन में, और हमारा कोर्स बायलिंगुअल है, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, दोनों ही माध्यम के लिए हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज की, तो वो भी हमारी बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर ज्ञान सर डिस्काउंट जो है ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 499 रुपये में आपको 80% को ऑफ हो जाएगा और मात्र ये 99 रुपये के मिलेंगे, ठीक है। और इनकी जो संख्या होगी वो 30 यानी कि 30 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 टेस्ट सीरीज आपकी सेक्शनल होंगी और 10 टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ होंगी, ठीक है। 30 टेस्ट सीरीज काफी होती हैं। और बिल्कुल इनका यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी, है ना। बिल्कुल आपको रैंक वगैरह भी आप वहां पर देख सकते हैं अपनी। और लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के अनुसार हमने बताया कि जो हमारी टीम के द्वारा जो समीक्षा किए गए हैं यहाँ पर 2017 और 2021 के पेपर को, उसके बाद ही हमारा कंटेंट और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो डेवलप की गई, ठीक है। और यहाँ पर जो अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट मिलेंगे और वैलिडिटी जो टेस्ट सीरीज की होगी वो भी आपकी टिल एग्जाम अथवा आप देखेंगे दिसंबर 2026 तक होगी। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जाकर के इनरोल हो सकते हैं। आगे तो हम बताएंगे ही बताएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्न में से किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। विशेषाधिकार का अभाव ये किसमें है प्रस्तावना में, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, विशेषाधिकारों का अभाव, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता या फिर संप्रभुता। अगर आपको देवनागरी लिपि हिंदी का अगर सामान्य ज्ञान है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ऐसा कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल से संबंधित ये प्रश्न है ही नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न का मीनिंग अगर आपको सामान्य मतलब अगर इंग्लिश का भी ज्ञान है या फिर हिंदी का भी ज्ञान है तो आप आसानी से कर सकते हैं कि विशेषाधिकारों का अभाव किसमें है। तो समानता, भाई अगर सभी लोग इक्वल हो जाएंगे तो कौन से प्रिविलेजेस होंगे, कौन से विशेषाधिकार होंगे, किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं होंगे। अच्छा दूसरी चीज अगर बात कर लीजिए आपकी कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है, तो केवल एक बार संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ है, वही 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला, और एक ही बार हुआ है। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे पीछे, हालांकि बताया है ये कौन कौन से, समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता। अगर फिर की बात की जाए कि हमारी प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को अगर बात कर ली जाए इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं। कितने प्रकार की समानताएं हैं, है ना, कितने प्रकार की समानताएं हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 प्रकार की समानताएं हैं। 2 प्रकार की समानता हमारा संविधान देता है, 2 प्रकार की समानता, ठीक है। कौन कौन सी हैं, पहली हो जाएगी आपकी प्रतिष्ठा, दूसरी हो जाएगी आपकी अवसर, ये प्रोवाइड कराता है हमारा संविधान, है ना।
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, है ना, ये सारी चीजें हैं। स्वतंत्रता, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की, कई बार एग्जाम में आया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय हैं, तो आप क्या कहेंगे, वो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, राजनैतिक। 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से, पहला है आपका सामाजिक न्याय है, ठीक है, आर्थिक न्याय है, और फिर कौन सा हो जाएगा आपका राजनैतिक न्याय, ठीक है। ठीक है, तो हमारी प्रस्तावना को कब अडॉप्ट किया गया है, अगर बात कर लिया जाए तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, अगर यहाँ पर देखें, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था कब, 13 दिसंबर 1949, 13 दिसंबर 1949 को। यही उद्देश्य जो प्रस्ताव है ना, यही आगे चल करके क्या बनती है, प्रस्तावना, प्रस्तावना, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बनता है, प्रस्तावना। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा रखा गया था, तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा रखा गया था, ठीक है। अब बात आती है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित होता है, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से, भी ध्यान रखना, सर्वसम्मति से पारित होता है। उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947। अब देखो भाई, यहां पे दिसंबर महीना था ना, वर्ष बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहां पर भी कुछ लोग 13 दिसंबर 1947 कर देते हैं। भाई ये दिसंबर है तो 49 है, और फिर अगला साल कौन सा आता है, 47 जनवरी, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाता है, एडॉप्ट, यानी कि वो क्या कहते हैं, प्रस्ताव, हाँ, सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता है, पारित हो जाता है, पारित हो जाता है। और यही क्या बनता है, हमारी प्रस्तावना, और यही क्या बनता है भाई, प्रस्तावना का रूप लेता है। तो याद रखना, है ना, यही क्या लगता है, प्रस्तावना संविधान की। सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना शामिल की गई, अगर पूछ लिया जाए, बताओ कमेंट करके, बाकी तो हम बता ही रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका के संविधान में, यूएसए के संविधान में, प्रस्तावना शामिल की जाती है, प्रस्तावना शामिल की जाती है, ठीक है। सबसे पहले कहां पर, अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया जाता है। तो ये कुछ सारे फैक्ट थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, इसकी भी हमने भी चर्चा की है। अगर इस वाले प्रश्न को देखा जाए तो इसकी भी चर्चा हमने अभी अपनी व्याख्या में ही किया है ना। ये आपका हो जाए कौन सा, 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वास्तव में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 102वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 102वां। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर एनसीबीसी, इसी को हम अभी कह रहे थे, कौन 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 सा, एनसीबीसी, इसी को तो कह रहे थे एनसीबीसी। आओ इसको समझते हैं, अब इसको हम समझते हैं डिटेल में, है ना। एनसीबीसी,
इसको 102वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018, ठीक है, क्या दिया जाता है? संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, ठीक है। कौन कौन से संविधान में आर्टिकल जोड़े गए? संविधान में नए आर्टिकल। अब आर्टिकल में नहीं होगा तो कैसे बनेगा ये संवैधानिक संस्थान? संविधान में जोड़े गए नए अनुच्छेद। कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए अगर कह दिया जाए तो? अगर ये अनुच्छेदों की यहां पर बात की जाएगी तो कौन कौन से हो जाएंगे? अनुच्छेद 338 बी, 338 बी और अनुच्छेद 342 ए, है ना। अनुच्छेद 338 बी, अनुच्छेद 342 ए, ये दो आर्टिकल जोड़े जाते हैं 102वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि कब होता है? 2018 में, जिसमें आप देखेंगे कि जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको क्या किया जाता है? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। हालांकि पहले क्या थी? पहले वो एक वैधानिक संस्था थी, गैर संवैधानिक संस्था थी पहले से ही, क्या है ना। एक अधिनियम पारित किया गया था, एक अधिनियम पारित किया गया था 1993 में, ठीक है। 1901 केस हुआ था, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। एक केस हुआ था इंदिरा शाहानी केस, इंदिरा शाहानी केस, है ना। ये केस है कब का? 1992 का, 1992 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से कि ऐसा है कि पिछड़े जो जाति के लोग हैं उनको क्या जाए एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उनकी आवाज को पकड़ा जाए, कि वास्तव में उनकी आवाज दबी हुई है, उनको आवाज सामने ला जाए, उनको कहीं ना कहीं एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो उनके दर्जा देने के लिए क्या होता है कि 1993 में एक एक्ट पारित होता है, 1993 में एक्ट पारित होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या होता है? एक संवैधानिक संस्था नहीं होता। क्यों? अधिनियम के द्वारा बनता है, कोई आर्टिकल नहीं था। 338 भी आर्टिकल जो आज आप देख रहे हैं तब थोड़े नहीं था, तो इसका उतना महत्व ही नहीं था। फिर अभी जब आप देखेंगे कि 2018 में क्या होता है, इसको एक 338 बी में जो है इनको यहां पर रखा जाता है और 342 ए में जो है दो जगह पर संशोधन करके किया जाता है। अब कहानी आती है दो बार राष्ट्रीय, आप देखेंगे यहां पर क्या, अगर यहां पर हम बात करें, दो बार क्या होता है? हाँ, दो पिछड़े वर्ग आयोग बनते हैं। एक तो बनता है काका कालेलकर की अध्यक्षता में और एक बनता है किसके? बीपी मंडल की अध्यक्षता में। अभी तक कितने? दो पिछड़ा वर्ग आयोग बने हैं। हाँ, अभी तक दो पिछड़ा वर्ग आयोग बने हैं। एक तो बना है काका कालेलकर की अध्यक्षता में, एक बना है किसके? बीपी मंडल की अध्यक्षता में, है ना। दोनों पूछ लिए जाएंगे कब बने हैं। अभी तक दो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है, दो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। दो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। एक कौन सा है भाई? एक आप कहेंगे 1953 बनता है पहला, किसकी अध्यक्षता में? तो आप कहेंगे काका कालेलकर की अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ठीक है। दूसरा कब बनता है? दूसरा कब बनता है? दूसरा बनता है 1979 में, 1979 में दूसरा बनता है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष कौन रहते हैं? बीपी मंडल, नाम बहुत चर्चित है।
मंडल कमंडल की राजनीति चल रही थी उस दशक में, तो इसलिए मंडल काफी फेमस है। पिछड़ों को जो है संवैधानिक दर्जा देने में इनका काफी योगदान है। जो आरक्षण मिला है ना पिछड़े वर्गों को 27%, वो इसी कमीशन की सिफारिश पर ही बना था ना। दूसरा कब बनता है? 1979 में। और आप देखेंगे 1993 में एक अधिनियम पारित किया जाता है, हालांकि संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता है। संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? तो 2018 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। दूसरी चीज जो एनसीबीसी है, कितने सदस्य हैं इसमें? 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। और इसको अगर देखा जाए तो सिविल न्यायालय, जो आपका सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ना, सिविल न्यायालय की यहाँ पर शक्तियां इसको प्राप्त हैं। इतने सारे फैक्ट थे। 5 सदस्य होते हैं, इनको आप 1 + 1 + 3 करके लिख सकते हो। क्यों? 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 जो है वो अन्य सदस्य यहाँ पर होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? 102वां संविधान संशोधन। ठीक, इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो सवा संविधान संशोधन है, इसमें क्या हुआ था? ये भी 2015 का है। ये 3 बीघा का जो कॉरिडोर, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद चल रहा था, तो उसको हल करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। जैसे कि एक आपने केस सुना होगा, बेरूबाड़ी केस, जो 1960 का है। 1960 का शायद, जहां तक मैं सही हूं, तो ये नवा संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन करना पड़ा, वहां पर एक संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया था कि क्या हम किसी दूसरे की जमीन को अधिग्रहित करें या फिर हम अपनी जमीन को किसी अन्य देश को दें, तो क्या उसके लिए संविधान संशोधन लाना पड़ेगा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर हम दूसरे देश की जमीन को अडॉप्ट करते हैं तो वो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी जमीन का थोड़ा सा भी टुकड़ा किसी अन्य देश को देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बांग्लादेश या टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग टाइप में रेखा थी, तो उसमें क्या हुआ? कुछ हमारा हिस्सा बांग्लादेश को गया और कुछ बांग्लादेश का हिस्सा हमारा गया, तो हमारा भी तो कुछ हिस्सा गया है। तो इसके लिए समा संविधान संशोधन करना पड़ा था 2015 में। ठीक है, उससे संबंधित यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। कह रहे हैं भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? वैधानिक, है ना, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो रिलेशन है उनकी नहीं बात कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव ने विधायी संबंध, विधायी संबंध वाला पीछे भी हमने आपको बताया है कि 245 से लेकर के 255 तक क्या है आपके? वैधानिक संबंध है, विधायी संबंध, है ना। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे 256 से लेकर के 256 से लेकर के हमने बताया भी 263 तक क्या है आपके? प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध है ना। भाग 11 में ही प्रशासनिक संबंध है। और फिर यहां पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 तक कैसे हैं? केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध है। इन्हीं में तो आ जाएगा। अनुच्छेद 279 कहां पर पड़ेगा बताओ? 279 ए कहां है? यहीं के बीच में तो आएगा, जीएसटी काउंसिल वाला। 279 ए कहां पे होगा? इन्हीं के बीच में तो होगा, जीएसटी काउंसिल। उसमें भी तो होता है। जीएसटी काउंसिल में क्या है भाई? केंद्र के पास 1/3 वोटिंग है ना। वोटिंग कितनी है केंद्र सरकार के पास? 1/3। 2/3 किसके पास है? राज्यों के पास है, राज्यों के पास है। तो केंद्र राज्य संबंधित तो बन है, वित्तीय है तो, फाइनेंस से संबंधित है तो है, राज्यों के पास अधिकार है ना, 2/3 वोटिंग का अधिकार। ये सारी चीजें हैं यहां पर। 245 से 255 आगे यहां देखेंगे। करण लिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? विच एमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंटर स्टेट आपके जो संगरोध है, बीमा है, या फिर जनगणना है, या फिर पुलिस है? तो भाई क्या हो जाएगा? पुलिस। अभी पीछे ही बताया जो पुलिस है किस में है, तो आप देखेंगे ये आपके राज्य सूची का विषय है ना। ये राज्य सूची का विषय है। इंश्योरेंस किस में आ जाएगा? इंश्योरेंस आपकी बीमा, केंद्र यानी कि यूनियन जो लिस्ट है उसका सब्जेक्ट है ये, है ना। आगे है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो है अन्य सदस्यों की यहाँ पर सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? भारत की संसद, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के प्रधानमंत्री, या फिर भारत के राष्ट्रपति? हमसे ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कौन करता है बताइए? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भारत के राष्ट्रपति।
अभी पीछे बताया कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्षों की जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है। और सदस्यों की सेवा शर्तें हैं तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विकल्प जो डी है